तो जय हिंद विद्वानों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर ही होंगे। आवाज आ रहा है? आवाज क्लियर है? किसी को कोई समस्या, कोई प्रश्न? चलिए, तो जय हिंद पिंकी जी। कैसन बा? जय हिंद पूजा जी। क्लियर है? चलिए, तो विद्वानों, जैसे कि आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो सिद्धांत है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम जिस विषय पर पढ़ने आए हैं वो है राजनीतिक चिंतक या राजनीतिक विचारक। अगर बात करें राजनीतिक चिंतक की या राजनीतिक विचारक की, तो हमारे जो सिलेबस है, जो हम पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं, पीजीटी के सिलेबस में बहुत कम विचारक या बहुत कम राजनीतिक सिद्धांत तक हमारे पास देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे पास प्लेटो है, अरस्तु है, मार्क्स है, साथ साथ में जेएस मिल है, बेंथम है, हीगल है, और वहां पर हमारे पास ग्रामशी है और माओ है और लेनिन है। फिलहाल इतने हमारे पास जो भारत से बाहर के विचारक है वो है। अगर भारत की बात करें तो भारत में हमारे पास जो पीजीटी में है वो हमारे पास, अगर आपको ने सिलेबस देखा होगा तो आपको मनु मिलेगा, कौटिल्य मिलेगा, कौटिल्य के बाद आपको गांधी मिलेगा, गांधी के बाद आपको सावरकर मिलेंगे, सावरकर के बाद आपको अंबेडकर मिलेंगे। तो ये हमारे पास इंडियन थिंकर्स हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में, जिस कड़ी में हम आगे आज बात करना चाह रहे हैं या जिस कड़ी में हम आपसे मिलने आए हैं, वो है हमारे पास, हम सबसे पहले शुरू करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, या जिसे कहते हैं पाश्चात्य विचारक। पाश्चात्य विचारकों में अगर आपको पता होगा तो पाश्चात्य विचारकों में अगर देखा जाए वैसे, तो सबसे पहला जो विचारक हमको देखने को मिलता है वो हमको मिलता है, आपने प्लेटो देखा होगा, अरस्तु देखा होगा, एक आपका नाम सुना होगा सुकरात। तो एक्चुअली में जो पाश्चात्य थिंकर है वो हमको सुकरात को पढ़ना होता है, उसके बाद प्लेटो को पढ़ना होता है, और उसके बाद हमको जो हमारा अरस्तु है उसको पढ़ना होता है। ठीक है, प्लेटो के बाद अरस्तु, फिलहाल ये तीन पढ़ने होते हैं, इसलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एस सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, एसपीए। बेसिकली जो ये तीन थिंकर है, इन तीन थिंकरों को हम यूनानी थिंकर भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं जो यूनानी विचारक है, ये उन यूनानी विचारकों में आते हैं, या कह सकते हैं जो बहुत पुराने विचारक है। एक होते हैं मॉडर्न एज के, एक होते हैं मिडिवल के, एक होते हैं ये जो क्या है सबसे पुराने विचारक है। बेसिकली ये वो विचारक है जिन्होंने मॉडर्न के जो पॉलिटिकल साइंस है, वर्तमान का जो राजनीतिक विज्ञान है, उसकी आधारशिला देखने को मिलती है। वैसे ये हमारा वेस्टर्न थॉट है कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ही है। जबकि अगर हम देखें उसी टाइम भारत में जो हमारे को हम कौटिल्य जैसे व्यक्ति देखते हैं, और तो ये मनु जैसे व्यक्ति देखते हैं, परंतु वहां पे ना जाके हमको, क्योंकि हमारे पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि हमको वेस्टर्न को हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। तो अगर बात करें सुकरात, सुकरात जो है इनके जो शिष्य थे वो प्लेटो थे, और प्लेटो के जो शिष्य है वो अरस्तु है। वैसे जो हम जो प्लेटो पढ़ेंगे, तो प्लेटो एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्लेटो कुछ नहीं है। प्लेटो क्या है, सुकरात का ही एक वो रूप है जिसने अपनी किताबें लिखी। ठीक है, सुकरात का कोई भी दर्शन हमको या कोई भी हमको बुक नहीं देखने को मिलती है। बेसिकली सुकरात के का जो दर्शन है, जो सुकरात का जो विचार है, वो सुकरात का विचार हमको प्लेटो में दिखता है। या यूं कहें कि प्लेटो ने जो भी लिखा है, प्लेटो ने सुकरात को ही लिखा है। इसलिए एक व्यक्ति है, उन्होंने ये कहा था कि प्लेटो में पुनः सुकरात जीवित हो गया है। ठीक है, तो ये कथन भी कहा जाता है प्लेटो के लिए। अगर बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो को पहला राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जिसने राजनीतिक विज्ञान को, ऐसे राजनीतिक विज्ञान का फादर तो अरस्तु को कहेंगे। अरस्तु को इसलिए कहेंगे क्योंकि अरस्तु जो था उसने प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। जबकि हम प्लेटो की बात करेंगे तो प्लेटो में
पॉलिटिकल साइंस का तो है ही है, राज्य की तो ये बात ही करता है, परंतु एक्चुअली ये फिलोसोफर टाइप का है, या कह सकते हैं दर्शन की तरफ इसका ज्यादा झुकाव है। मौन जो रोल है पॉलिटिकल साइंस का, जो मेन राज्य के सिद्धांत, उस तरीके से कैसी गवर्नमेंट होगी, कैसी व्यवस्था होगी, उससे ज्यादा ये व्यक्ति के नैतिकता पे ज्यादा बात करता है। ये इसलिए हम देखेंगे भी, आगे देखेंगे कि जो प्लेटो है, प्लेटो किसकी बात करता है, आदर्श राज्य की बात करता है। प्लेटो किसकी बात करता है, फिलोसोफर किंग की बात करता है। प्लेटो किसकी बात करता है, एक ऐसी एजुकेशन व्यवस्था की बात करता है जिससे फिलोसोफर किंग निकलेगा, और वो फिलोसोफर किंग आगे जाके आदर्श राज्य बनाएगा। इसका न्याय का सिद्धांत है। और ये सारे के सारे सिद्धांत एक्चुअली में ये जो इसकी जो कल्पना है, इसलिए ध्यान रखिएगा, प्लेटो को एक क्या कहते हैं, प्लेटो को हम एक आदर्शवादी विचारक कहते हैं। आदर्शवादी विचारक बोले तो एक ऐसा विचारक जो ये कहता है कि ऐसा होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए कल्पनाओं में, इसलिए इसको कल्पना लोकी भी कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, इसने खुद कहा है, जब इसके हम आदर्श राज्य को पढ़ेंगे तो ये अपने आदर्श राज्य को खुद ये कहता है, अपने आदर्श राज्य के बारे में, कि जो मेरा आदर्श राज्य जो है वो एक्चुअली इस पृथ्वी में तो संभव नहीं है, वो या तो कहा है देवलोक में ही संभव है। यानी कि ये इस लेवल पर कहा आदर्शवादी हो गया है, ये इस लेवल पे सोचता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था। इसके बारे में हम सारे के सारे इसके सिद्धांतों के आधार में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ेंगे तो उसमें हमको महत्वपूर्ण चीज ये पढ़नी है कि उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या थे, वो किस पे बात करते थे, पहली चीज। दूसरी, उनकी किताबें कौन सी थी, सिद्धांत कौन से थे, विचार कौन से थे, उनकी बुक्स कौन सी थी, और साथ साथ में इनके प्रति किसने कुछ कोई कथन कहे या इनकी किसी ने कोई आलोचना करी। इन तीन कैटेगरियों पे ही इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इन्होंने किसको क्या कहा, किस तरीके से। तो बेसिकली हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनका क्या पढ़ना है, इनका विचार पढ़ना है, या इनका कंसेप्ट पढ़ना है कि ये कैसा समाज चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी थिंकर का एक कल्पना होता है किसके प्रति, राज्य के प्रति, कि ऐसा राज्य होना चाहिए। विचारक बहुत सारे होंगे, परंतु जो भी विचारक राज्य को केंद्र में रखकर अपना विचार देता है, उस विचारक को हम राजनीतिक विज्ञान का विचारक कहेंगे। हर विचारक की अपनी कल्पना होगी कि एक ऐसा राज्य होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, और जो भी व्यक्ति राज्य से संबंधित विचार देगा वो हमारा राजनीतिक विचारक होगा, जिसमें से पहला विचारक हमारा कौन है, प्लेटो। क्लियर। तो अगर बात करें प्लेटो की, तो बेसिक सी प्लेटो की अगर देखिए, ध्यान रखिए, थोड़ा सा इन्होंने ये डाल दिया है कि परंतु इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये इसके परिचय से नहीं आते हैं, प्रश्न जो आते हैं इसके सिद्धांतों से आते हैं। परंतु क्योंकि इसका थोड़ा सा परिचय हम देख लेते हैं, ऐसी क्योंकि व्यवहार में यही है कि आज तक जब भी कभी हम किसी थिंकर को पढ़ाते हैं तो हम उसका परिचय बताते हैं कि ये कहाँ का रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, वो बहुत सारी चीजें। ठीक है, परंतु इसका परिचय उतना महत्वपूर्ण, किसी का भी परिचय उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण उसके सिद्धांत होते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए हमको पढ़ने क्या है, सिद्धांत ही पढ़ने होते हैं। हाँ, बस एक चीज और ध्यान रखिएगा विचारकों में, कि जब भी कोई भी विचारक पढ़ रहे होंगे तो जिस सदी में वो पैदा हो रखा होगा, कहीं ना कहीं हमको उसके ऊपर उस सदी के क्या दिखेंगे, उस सदी के जो समाज है या उस समय का जो टाइम है, उस समय की जो रीति रिवाज, जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में हमको दिखते हैं। पर आपके पास बहुत ही, पता नहीं किसने सिलेबस बनाया, कैसे सिलेबस बनाया, इसमें 3 थिंकर है जो पॉलिटिकल साइंस की बहुत रीड मानी जाती है, वो है नहीं। कौन कौन नहीं है, ना ही आपके पास लॉक है, ना ही आपके पास लॉक के बाद कौन है, ना ही आपके पास रूसो है, और ना ही आपके पास कौन है, हॉब्स है। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो वर्तमान में जो हमारा जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत है, जो वर्तमान जो रूप है सोसाइटी का, एक्चुअली वो इन्हीं तीनों से आया हुआ है। परंतु आपका जो सिलेबस है उसमें ये तीनों नहीं है। परंतु लॉक तो बेसिकली हमने पढ़ लिया है। कहां पर, जब मैंने आपको उदारवाद पढ़ाया तो उदारवाद के समय मैंने आपको लॉक भी पढ़ाया था, क्योंकि लॉक जो है वो उदारवाद का जनक कहा जाता है, उदारवाद का जनक। तो जब हम उदारवाद पढ़ेंगे तो लॉक के बारे में स्वतः ही हम क्या कर लेते हैं, वहां पर पढ़ लेते हैं। परंतु ये 3 थिंकर होने चाहिए थे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर में माने जाते हैं। चलिए, अगर बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो कैसा है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये प्राचीन विचारक है। और कैसा विचारक है, यूनानी विचारक है। यूनानी विचारक बोले तो ध्यान रखिएगा, जिस समय भारत में मौर्य साम्राज्य आने वाला था और जो नंद साम्राज्य था वो पतन की ओर चल रहा था, उस समय एथेंस में भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट, ध्यान रखिएगा, जैसे हम भारत में जब राज्य की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं,
राज्य की बात करते हैं। राज्य की मैंने आपको बताया कि राज्य क्या क्या होता है, ऑलरेडी मैं आपको सिद्धांत में बता चुका हूँ राज्य के बारे में। परंतु जब हम बात कहाँ कर रहे हैं, यूनान ही कर रहे हैं, तो यूनान जब जो है वो वर्तमान, जिसको बाद में जाके क्या बोलते हैं, जो रोमन एम्पायर जहां पर भी था, ये सब यूनान वाला एरिया था। ठीक है, यहाँ पर उस टाइम छोटे छोटे राज्य पाए जाते थे, जिनको आपने सुना होगा सिटी स्टेट, या कहते कि एक शहर के बराबर राज्य थे। तो ये जो प्लेटो और अरस्तु है, इन प्लेटो और अरस्तु की जो कल्पना है वो उन सिटी स्टेट के सराउंडिंग ही घूमती है। प्लेटो ने भी सिटी स्टेट की कल्पना करी थी। प्लेटो के 5000 के आसपास इसके संख्या है, लोग 5038 है, 5040 ऐसी संख्या है, ऐसी 10,000 के आसपास अरस्तु की है। तो ये इनके लिए स्टेट की संख्या इतनी है, जनसंख्या इतनी है। और उसी समय अगर हम भारत में देखें, जिस समय भारत में कौन आया था, सिकंदर आया था। और सिकंदर किसका शिष्य है, सिकंदर आप देखेंगे हम किसका शिष्य है, अरस्तु का। और अरस्तु किसका है, प्लेटो का। तो अरस्तु का जो स्टेट है, उसी टाइम भारत में कितने बड़े बड़े स्टेट चल रहे हैं, मगध एम्पायर जैसा स्टेट चल रहा है। और हम किसको आइडियलिस्टिक करके पढ़ते हैं कि रोमन एम्पायर को, जहां पर एक शहर के बराबर स्टेट है। तो ये इस देश की थोड़ी सी अलग परिस्थिति है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो हम क्या बात कर रहे थे, प्लेटो की। प्लेटो कैसा विचारक है, एक बहुत ही प्राचीन विचारक है, यानी कि बहुत पुराना विचारक है। ये समझिए आपकी 300 प्लस एडी से पहले का आदमी है, ये बीसी से पहले का आदमी है। 300 से भी 2025 प्लस 300 और जोड़ देंगे, इतना पुराना थिंकर है। ठीक, तो अगर बात करें कहां का विचारक है, यूनानी विचारक है। दूसरा बात करें, यूनान में भी एक शहर है एथेंस, ठीक है, तो उस एथेंस का ही रहने वाला है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सबके सब एथेंस को एक राज्य के रूप में देखते हैं, और ये एथेंस की ही कल्पना करते हैं कि एथेंस ऐसा होना चाहिए, एथेंस ऐसा होना चाहिए, एथेंस में ये समस्या है, एथेंस में ये होना चाहिए। तो उसी को ही और बेहतर बनाने के लिए, एक्चुअली अगर बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो के जो गुरु थे उनका नाम था सुकरात। सुकरात क्या था, सुकरात एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। वो बिना तर्क के कुछ चीज मानता ही नहीं था। ठीक, तो उसके कई तर्क ऐसे थे कि जो वहां पर उस टाइम जो राजा था, एक्चुअली वहां पर भी डेमोक्रेसी थी, परंतु वो डेमोक्रेसी का जो फॉर्म है वो अलग टाइप का फॉर्म है। ऐसा फॉर्म है कि वहां पर लगभग 90% लोग जनसंख्या के अंदर ही नहीं आते, नागरिक ही नहीं है, सिर्फ 10% लोग है। उस 10% में से भी बहुत कम एक तरीके का कुलीन तंत्र ही था, कि कुछ लोग जो नागरिक है वही गवर्नमेंट बना रहे हैं, वही वोट डाल रहे हैं, वही शासन कर रहे हैं। तो उन कुलीन तंत्रों के उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, कोई भी व्यक्ति इस तरीके से बात नहीं करेगा जो राज्य के खिलाफ है। और जो सुकरात है वो हमेशा से कैसी बात करता था, हमेशा से थॉट, विचार के बारे में बात करता था। वो कहता था कि सब कुछ विचार है, सब कुछ। हम बाद में देखते हैं, जो हम देखेंगे ना यहाँ पे माया का सिद्धांत, जब हम कहते हैं भारत में कि सब मोह माया है, कुछ भी नहीं है, एक्चुअली इसी तरीके का सिद्धांत हम वो भी प्लेटो में भी देखेंगे। प्लेटो भी कहता है विचार का सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो सुकरात है, सुकरात सीधा सीधा बोलता था कि बिना तर्क के वो बात नहीं करता था। तो एक ऐसा ही तर्क एक बार भिड़ा, उसने कहा कि नहीं भाई, हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है। तो लोगों ने कहा कि जो वहां की जो सत्ता थी, उन्होंने कहा कि या तो आप अपनी बात से वापस ले लीजिए अपनी बात को, या आप जहर पी लीजिए। तो आपने देखा होगा बहुत फेमस पेंटिंग है जहां पर वो जहर पीते हुए दिखते हैं, कौन, सुकरात। तो जब वो जहर पी रहे थे उस समय प्लेटो उनका शिष्य था। तो प्लेटो जो वहां की डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी से बहुत ही क्या था, दुखी था, या कह सकते थे उसका भरोसा नहीं था उस डेमोक्रेसी पे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जब सुकरात की मृत्यु हो गई, तो सुकरात की मृत्यु के बाद कम से कम वो 15 से 20 साल पूरे दुनिया में घूमा, एक ऐसे आदर्श राज्य के लिए, कि एक ऐसी व्यवस्था के लिए जो बहुत जिसमें सबका कल्याण हो सके। तो लोग कुछ कभी ये भी कहा जाता है कि वो जो व्यक्ति है वो भारत के गंगा नदी के तट तक आया था, और जो भारत की जो वर्ण व्यवस्था है, जैसे हम देखते हैं ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उस वर्ण व्यवस्था से वो प्रभावित होगा, और उसी वर्ण व्यवस्था से प्रभावित होकर उसका जो न्याय का सिद्धांत है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि हर वर्ग अपना काम करेगा तभी न्याय होगा, यही सिद्धांत भारत में भी था कि हर वर्ग अपना काम करेगा। ब्राह्मणों का काम एजुकेशन देना है, क्षत्रियों का काम सुरक्षा करना है, वैश्य का काम जो है वो व्यापार करना है, तो शूद्र है वो इन तीनों की जो प्रोडक्ट जो इनकी जो बैकअप चाहिए होगा, या इनकी जो हेल्प चाहिए होगी, उसका काम करेगा। और जब ये तीनों अपने काम को व्यवस्थित तरीके से चारों करेंगे, तभी न्याय होगा, तभी समाज में बहुत अच्छी माहौल क्रिएट हो सकता है।
तो यही जो विचार है, यही विचार प्लेटो का भी देखने को मिलेगा हमको जब हम उसका क्या पढ़ेंगे, उसका जब न्याय का सिद्धांत पढ़ेंगे या जो भी हम उसका एजुकेशन व्यवस्था पढ़ेंगे वो देखेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली कहाँ का रहने वाला है? एथेंस का रहने वाला है और एक अच्छे खासे परिवार में जन्म लिया, यानी कि कुलीन परिवार में, अच्छे खासे परिवार में जन्म लिया। ठीक है, अगर इसका मूल नाम की बात करें तो इसका जो मूल नाम है वो क्या है? एरिस्टोक्लीज। ठीक है, और बेसिकली इसको प्लेटो कहते हैं। जो हम कहते हैं कि जो क्या है अरबी या फारसी, इसमें अफलातून कहते हैं। अफलातून मतलब ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी कर सकता है, बहुत बुद्धिमान आदमी, हष्ट पुष्ट आदमी, इसको अफलातून भी कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें सुकरात की, सबसे पहले ये सुकरात था, सुकरात का शिष्य प्लेटो था, प्लेटो का शिष्य अरस्तु था, अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे जाके भविष्य में इसने अपनी एक संस्था खोली जहां पर ये क्या करेगा? एजुकेशन देगा, और जब वो एजुकेशन देगा उस एजुकेशन से ही आगे जो टॉप लेवल में जो एजुकेशन को पार करेगा वही आगे क्या होगा? फिलोसोफर किंग बनने के लिए कैपेबल होगा। तो उसी चीज को जो कॉलेज या संस्थान खोला उसको उन्होंने नाम दिया अकेडमी। और ये कहते हैं कि विश्व की या यूरोप तो उसी को विश्व मानता है, यूरोप को ही, तो विश्व की पहली अकेडमी कहते हैं कि पहला विश्वविद्यालय टाइप का था ये। जबकि इससे पहले जब ये अकेडमी बना रहा है उससे पहले तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भारत में है, परंतु हमको आदत है कि जो विदेश में है वही क्या है? वही सर्वोपरि है और वही बहुत आदर्श है। इसलिए हम यही पढ़ते आए हैं कि अकेडमी क्या है? विश्व का पहला विश्वविद्यालय का भी इसको, जबकि इससे बड़े बड़े विद्यालय भारत में तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें ये कैसा विचारक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक आदर्शवादी विचारक है। आदर्शवादी विचारक मतलब जो ये कल्पना करता है वर्तमान में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है, क्या होना चाहिए इससे ज्यादा मतलब है। तो ऐसे विचारक क्या कहलाते हैं? आदर्शवादी विचारक कहलाते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं होना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, चलिए उसके साथ साथ अगर बात करें तो इसको राजनीतिक दर्शन का जनक, ध्यान रखिएगा, इसको राजनीति विज्ञान का जनक नहीं, राजनीतिक दर्शन का जनक कहते हैं। क्यों दर्शन का जनक कहते हैं? क्योंकि ये व्यक्ति क्या है? फिलोसोफर टाइप का आदमी है, आदर्शवादी आदमी है, और हमेशा दर्शन की या नॉलेज की बात करता रहता है कि एक्चुअली में व्यक्ति को क्या चाहिए? वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। वास्तविक ज्ञान होगा तभी उसको, अभी हम देखेंगे, वो कहता है एक गुफा का सिद्धांत आता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके साथ ये क्या कहता है? इसका जो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है न्याय की व्यवस्था स्थापित करने के लिए, कि किस तरीके से समाज के अंदर हम न्याय स्थापित करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है, उस महत्वपूर्ण बुक का नाम क्या है? उस महत्वपूर्ण बुक का नाम है द रिपब्लिक। और लोग इसको क्या कहते हैं? इस जो द रिपब्लिक है इसको एक उपनाम दिया गया है कि ये न्याय, एक तरीके से न्याय शास्त्र के ऊपर लिखा गया सिद्धांत है, शिक्षा के ऊपर लिखा गया सिद्धांत। ठीक है, तो ये आदर्श राज्य की अवधारणा लेते आता है कि आदर्श राज्य की स्थापना होनी चाहिए, और आदर्श राज्य तभी होगा जब सबके पास न्याय होगा। अब न्याय क्या होगा? न्याय इसने वही बताया कि जब तीनों वर्ग आपस में अच्छे से काम करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें बताता है। क्लियर? इसकी जो महत्वपूर्ण बुक है वो द रिपब्लिक है, उसके बाद द लॉज भी इसकी बुक है, और द स्टेटमेंट भी इसकी बुक है। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण बुक है। कौन कौन सी? एक द रिपब्लिक, एक द लॉज, द स्टेटमेंट, द अपोलॉजी और द मेमो। ये दो भी इसकी बुकें हैं, द अपोलॉजी और द मेमो। परंतु जो महत्वपूर्ण जो तीन बुकें हैं जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए वो कौन सी है? द रिपब्लिक, द लॉज और द स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, इनमें से एक आधा प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा प्लेटो की किताबों में से। अगर मिलेगा तो ये कहीं या तो कहीं मिलान के लिए आ जाएगा, या डायरेक्ट अगर नहीं आएगा तो 3-4 थिंकरों में मिलान करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई प्रश्न? उम्मीद होगा नहीं, होगा तो देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्लेटो के बेसिक सी बात करें कि प्लेटो के हम कौन कौन से सिद्धांत पढ़ते हैं, तो प्लेटो के हम बहुत सारे सिद्धांत पढ़ेंगे अभी। और ध्यान रखिएगा, प्लेटो का जो सिद्धांत है, एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत से मिलेगा। एक सिद्धांत हम पढ़ रहे होंगे वो खुद ब खुद दूसरे सिद्धांत से कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। ये सारे के सारे सिद्धांत एक दूसरे से इंटरलिंक करेंगे, और हमको अपना दिमाग खोल के बैठना है, बस यही देखना है कि कौन सा सिद्धांत कैसे किसके साथ इंटरलिंक हो रहा है। ठीक है, प्लेटो बहुत बड़ा, बहुत कुछ नहीं है। अगर आपने समझ लिया तो ये 20 मिनट का टॉपिक भी नहीं है।
क्यों? क्योंकि सारे के सारे सिद्धांत कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे। ठीक है, इसलिए आराम से व्यवस्थित तरीके से दिमाग खोल के बैठिएगा। आपको कोशिश करूंगा मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है, अगर नहीं समझा पाया किताब से पढ़ लेना या मेरे से फिर से पूछ लेना, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं। सबसे पहला जो इसका सिद्धांत है, जो सबसे महत्वपूर्ण जिसका सिद्धांत है, जिसके सबसे महत्वपूर्ण तो सारा ही है, परंतु जिसके लिए ये जिसके लिए इसने सारा सूरा रचा, वो है इसका विचारों का सिद्धांत या प्रत्यय या विचारों का सिद्धांत। क्या ये कहता है कि सब कुछ जो भी है वो विचार ही है, विचार ही शाश्वत है, हर चीज बदल जाती है, सिर्फ विचार ही एक ऐसा है जो नहीं बदलता। या ये कहता है विचार कहे, या हम इसको कह सकते हैं सत्य, या हम इसको कह सकते हैं ज्ञान। ये जो जिसको ये विचार कह रहा है, एक तरीके से वो जो भारत में हम कहते हैं ना कि ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो सबके लिए एक जैसा है, जो बदलता नहीं है। तो इस पे आधारित है इसका पहला सिद्धांत। दूसरा क्या है इसका? आत्मा का सिद्धांत। ये कहता है कि जिस तरीके से आत्मा में 3 गुण होते हैं, वही 3 गुण आगे जाके राज्य के भी 3 गुण बनते हैं। अभी हम इस पे भी बात करेंगे। ठीक, क्लियर? उसके बाद इसका आता है आदर्श राज्य, आदर्श राजा और न्याय का सिद्धांत। ये कहता है कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए, और आदर्श राज्य कब होगा? जब तीनों जो ये इसमें कहा ना कि आत्मा के सिद्धांत, ये तीनों गुण है, और इन तीनों गुणों से जो 3 प्रकार के क्या निकलेंगे, जो समाज बनेंगे, राजा हो गया, सैनिक हो गया, उत्पादक वर्ग हो गया, जो तीनों वर्ग निकलेंगे, जब ये तीनों वर्ग अपना काम करेंगे, तब किसकी स्थापना होगी? आदर्श राज्य की। और आदर्श राज्य कब होगा? जब उसमें कौन शासन कर रहा होगा? दार्शनिक राजा। और जब ये आदर्श राज्य और आदर्श राजा होगा, इसको हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा आप बेसिकली फाउंडेशन समझ लो, ताकि जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा। जब ये आदर्श राज्य और जहां पर दार्शनिक राजा शासन कर रहा होगा और वो आदर्श राज्य होगा, वहीं पर किसकी स्थापना होगी? न्याय की स्थापना होगी। ठीक, अगली दार्शनिक राजा का सिद्धांत वही, अगर न्याय का सिद्धांत वही हो रहा है ना, सारा सब कनेक्ट होता चला जाएगा। इसके बाद ये कहता है शिक्षा का सिद्धांत। ये कहता है कि जो है ये 3 वर्ग जो है ना, ये 3 वर्ग है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर बेसिक से 3 गुण होते हैं। ठीक है, ज्ञान, विवेक होता है, साहस होता है, तृष्णा होता है। क्या 3 गुण कहता है? विवेक, साहस और तृष्णा। इस 3 गुण से शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक, मतलब जो भी ये हेल्पर है, ये 3 वर्ग उत्पन्न होते हैं। अब ये 3 वर्ग, क्योंकि आदमी के अंदर, एक आदमी के अंदर ये 3 गुण है, इन 3 गुणों में से किसी एक की प्रधानता होगी। अब वो किसकी प्रधानता है, ये हम कैसे जानेंगे? तो ये कहता है उसको जानने का तरीका है शिक्षा, एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, अगर भारत की बात करें, भारत में भी गुरुकुल के अंदर, जो गुरुकुल है, गुरुकुल के अंदर जब बच्चा जाता है और गुरु उसका जो टैलेंट है, उस टैलेंट को पहचानता है, उस आधार से उसको विकसित करता है। अगर कोई साहसी है तो आर्मी में जाएगा, कोई व्यापार करने वाला है तो वो वैश्य में जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन गुणों में निपुण नहीं है तो वो किसमें होगा? वो शूद्र में जाएगा। और जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, जो क्या कर सकता है, औरों को भी ज्ञान दे सकता है, वो क्या बनेगा? ब्राह्मण बनेगा। जो ये वाला एजुकेशन का विचार है, यही एजुकेशन का विचार लगभग हमको प्लेटो के न्याय सिद्धांत में भी देखने को मिलेगा, सॉरी, शिक्षा के सिद्धांत में भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इसका एक साम्यवाद का सिद्धांत है। ये साम्यवाद का सिद्धांत बहुत थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साम्यवाद का जो सिद्धांत है, ये क्या करता है, जो इसने 3 वर्ग बांटे, उस 3 में से 2 वर्गों को ये किसके अंदर ले आता है? साम्यवाद के अंदर। और कैसा साम्यवाद? इसको साम्यवाद भी हम 2 भागों में देखेंगे। एक साम्यवाद कैसा होगा? एक साम्यवाद होगा जो धन से संबंधित होगा या जो पूंजी से संबंधित होगा, और एक साम्यवाद होगा जो स्त्री से संबंधित होगा। 2 प्रकार के साम्यवाद की बात करेगा। उसके बाद हम देखेंगे इसका उपादर्श राज्य। ध्यान रखिएगा, जो इसका उपादर्श राज्य है, वही जाके आगे हम जब अरस्तु पढ़ेंगे, अरस्तु का क्या हो जाएगा? वो आदर्श राज्य होगा। मतलब यहाँ पर ये दार्शनिक राजा की जगह किसकी बात करता है? यहाँ भाई लोक विधि का शासन होगा, क्योंकि ये तो क्या, यहाँ पर तो दार्शनिक राजा की बात करता है, वहां तो ये बोलता है कि जब अगर राजा दार्शनिक है, राजा फिलोसोफर है, तो उसको कानून की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आदमी फिलोसोफर है, और वो फिलोसोफर जब हम बात करेंगे, जब हम प्रत्यय समझेंगे, तो वहां हमको पता चल जाएगा फिलोसोफर कैसा होगा, एजुकेशन में पता चल जाएगा फिलोसोफर कैसा होगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये अपने जो आदर्श राज्य से है उसको हट जाता है, क्योंकि वो खुद कहता है कि वो संभव नहीं है। उसके बाद फिर प्लेटो की हम आलोचनाएं देखेंगे और हम प्लेटो का थोड़ा बहुत महत्व देखेंगे। इससे हमारा पूरा का पूरा प्लेटो हमारा समाप्त हो जाएगा। क्लियर?
तो ये हमको सबका सब वही पढ़ना है। बेसिकली हमको ये हम एक आधे में ही हमें पूरा का पूरा समझ जाएंगे, क्योंकि सब कुछ क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक है। चलिए, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके विचार के सिद्धांत की। इसके सिद्धांत की, विचार के सिद्धांत की। देखो, सिंपल सी बात ये क्या कहता है, ये कहता है कि देखिए दो तरीके की चीजें होती है। एक तो होती है जो विचार में होती है, एक होती है जो भौतिक रूप से होती है, जो हमको दिख रही है। एक क्या है जो हमको दिख नहीं रहा है, जो ज्ञान है, नॉलेज है, जो एक तरीके से वास्तविक सत्य है, जिसको हम कहते हैं ना कि सन्यासियों के पास क्या होता है, ज्ञान होता है। अब ज्ञान भी क्या, ये इसको समझाने के लिए इसने कहा, इसने एक सिद्धांत, इसने आपने एक सुना होगा गुफा का सिद्धांत। एक सिद्धांत आपको सुनाई देगा, गुफा का सिद्धांत। गुफा का, या स्वयं जिसको हम केव थ्योरी कहते हैं। इसने अपने इस सिद्धांत को समझाने के लिए इस गुफा के सिद्धांत की का एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ा। इसने कहा कि देखिए जो ज्ञान है ना, ज्ञान, वो ज्ञान हमेशा सत्य होता है। या जो विचार है, भले ये विचार प्रक्रिया कर रहा है, पर बेसिकली ज्ञान की बात कर रहा है, जिसको भारत में ज्ञान कह रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि देखिए जो ज्ञान है ना, वो कभी बदलता नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, या उसके लिए कुछ और है। वो क्या है, वो शाश्वत सत्य है। और ज्ञान की प्राप्ति जब व्यक्ति को जाती है, तब व्यक्ति कैसे हो जाता है, तो व्यक्ति के अंदर नैतिकता का गुण विकसित हो जाता है। और जब उसके अंदर नैतिकता का गुण विकसित होता है, तब हम देखते हैं, तब उसको पता चलता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ कब आएगा, जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान या वर्च्यू होगी। और वो ज्ञान उसको पढ़ने के साथ साथ समाज के बीच में से ही प्राप्त होगा, जब वो लोगों को दिखेगा। इसके लिए ये कहता है कि जो चीज हमको दिख रही है वो वास्तविक नहीं है। ये मत समझिएगा कि जो हमको दिख रहा है वो सत्य है। ध्यान रखिएगा, यही सिद्धांत हमको भारत में, यही फिलॉसफी दिखती है, जिसको हम कहते हैं माया का सिद्धांत। इसको कहते हैं माया का सिद्धांत। ये क्या भारत में क्या कहते हैं कि सब कुछ क्या है, माया है, कुछ भी सत्य नहीं है। और सत्य क्या है, सत्य एक ही है, ईश्वर। सत्य एक ही है, ज्ञान एक ही है, सब कुछ उसको जान लिया तो सब जान लिया, उसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। अब वो क्या है, वही ज्ञान, वही नॉलेज। कौन सी नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, परम सत्य है। इसलिए इसको फिलोसोफर कहते हैं, इसीलिए इसको दार्शनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, राजनीतिक दार्शनिक, क्योंकि दर्शन की बात करता है। ये व्यवहारिकता से लाके थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा और ऊपर होकर सोचता है। इसके लिए इसने एक सिद्धांत दिया, गुफा का सिद्धांत। इसने कहा कि देखिए एक काम करिए, एक गुफा है, ठीक, उस गुफा में हम एक इतना सा छेद है जहां से लाइट आ रही है, या अंधेरा है, लाइट भी नहीं है, क्या है, अंधेरा है। अब वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि ये अंधेरा ही सत्य है। उन्हें क्या लगेगा, ये अंधेरा ही सत्य है। क्या ये अंधेरा ही सत्य है, नहीं है ना, सत्य तो प्रकाश भी है। इसके समझाने में इसने एक और बात बोली। इसने कहा कि देखिए मान लिया जाए कि एक गुफा है और गुफा के बाहर एक पेड़ है। गुफा के बाहर क्या है, एक पेड़ है, और उस पेड़ में, उस पेड़ की छाया कहां पड़ रही है, उस पेड़ की छाया पड़ रही है अंदर इस गुफा में, ठीक। अब जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उस पे पेड़ दिख रहा है, उसको पेड़ तो नहीं दिख रहा है, उसको क्या दिख रहा है, उसको इसकी पेड़ की छाया दिख रही है। अब ये कहता है कि मान लिया जाए एक चिड़िया उड़ती हुई आई और उस चिड़िया की छाया भी इनको उड़ती हुई दिख रही है, और चिड़िया उड़ती हुई सीधा इस पेड़ में बैठ गई। पेड़ में बैठते ही उसकी छाया खत्म हो गई। तो जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है उसे क्या लगेगा कि एक चिड़िया आई और इस पेड़ ने उस चिड़िया को क्या कर लिया, खा लिया। क्या ये सत्य है, नहीं, दिख तो रहा है, छाया में तो दिखा कि एक छाया थी, एक दूसरी छाया आई और इस छाया ने छाया को क्या कर लिया, खा लिया। तो ये क्या है, क्योंकि इनके पास प्रकाश की कमी है। प्रकाश बोले तो उसी ज्ञान की कमी है। जब ये प्रकाश में आएंगे या जब ये ज्ञान में आएंगे, तब ये समझ पाएंगे कि एक्चुअली चीज क्या थी। एक्चुअली में इस पेड़ ने नहीं खाया है, एक्चुअली ये जो छाया है वो छाया अलग है, पेड़ अलग है। और जिसको हम पेड़ समझ रहे हैं वो पेड़ नहीं है, वो क्या है, वो मात्र छाया है। इसी तरीके से कहता है कि जो सोसाइटी में जो भौतिक चीजें हमको दिख रही है, जो ये अमूर्त चीजें हमको दिख रही है, ये सारी की सारी चीजें वास्तविक नहीं है। वास्तविक क्या है, वास्तविक तो सिर्फ विचार है, या जो शुद्ध रूप में रहता है, जो सबके लिए समान है, जो परिवर्तित नहीं होता है, ठीक।
तो ये इसका ये कहता है, इसलिए वर्च्यू ही सब कुछ है, नॉलेज ही सब कुछ है। क्योंकि नॉलेज किसी व्यक्ति को ये नहीं देखती कि ये व्यक्ति पावरफुल है तो मैं थोड़ा कमजोर हो जाती हूँ, ये व्यक्ति कमजोर है तो मैं थोड़ा पावरफुल हो जाती हूँ। ये एक्चुअल नॉलेज है। और एक्चुअल नॉलेज कैसे आएगी? एक्चुअल नॉलेज आएगी जब हम क्या करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। और उसके बाद जो, ध्यान रखिएगा, हमने एक सिद्धांत देखा, हमने एक सिद्धांत अभी आगे भी पढ़ेंगे इसमें, हीगल में, क्या? वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद, प्रतिवाद और संवाद। मैंने आपको ये उसमें भी पढ़ाया था, किसमें? मार्क्स में भी पढ़ाया था। एक्चुअली देन हीगल की है, परंतु हीगल से पहले ये जो सुकरात है, प्लेटो का गुरु, वो भी ये कहता है कि अगर नॉलेज चाहिए, वास्तविक नॉलेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वाद प्रतिवाद जब होगा, उसके बीच से जो निकलेगा वो होगा नॉलेज। और नॉलेज हमेशा ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी ने बोल दिया, वो बहुत बड़ा आदमी है तो उसकी बात मान लो क्योंकि वो बड़ा आदमी है। जब तक वो तर्कों के आधार पर सही साबित नहीं होता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि नॉलेज है। क्योंकि नॉलेज सबके लिए कैसा होगा? समान होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, तो इसी नॉलेज की बात करता है कौन? प्लेटो। प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो सिंपल सी बात कहता है कि हमारी दुनिया में जो कुछ भी है वह केवल नकली है। क्या कहता है? कि हमारी दुनिया में जो भी है वो क्या है? नकली है और अधूरी है और बदलने वाली है, कुछ भी पूरा नहीं है। ठीक है, आज हमको लग रहा है कि मेरी शादी हो गई है तो मैं पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। कल मुझे और किसी चीज की, मुझे इसकी जगह कुछ कोई और पसंद आ सकती है, तो वो उसके लिए मेरी इंपॉर्टेंस खत्म। क्योंकि ये वेस्ट का थिंकर है, इसके यहाँ शादी 7 जन्म वाला कंसेप्ट नहीं है। पर शादी का एग्जाम्पल भी नहीं दे रहा, वो मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी चीज है, जो चीज बदल जाएगी वो सत्य नहीं है। और जो बदल जाती है, जो वो सत्य नहीं है, तो वो क्या है? वो फिर हम उसको, उसके पीछे हम फालतू परेशान है। क्योंकि जो चीज बदल जाती है वो नकली है, अगर असली होती तो बदलती नहीं। और बदलता कौन सा नहीं है? बदलता ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, क्योंकि वही सत्य है और सब बदलता है और सब नकली है। ठीक है, साथ में क्या कहता है? असली चीज तो क्या है? प्रत्यय हो, या कह सकते हैं विचार है, क्योंकि ये मौजूद रहती है, जो ना तो कभी बदलती है और ना ही कभी नष्ट होती है। समझ में आया? ये क्या कहता है कि असली की चीज क्या है? असली चीज है नॉलेज, असली चीज है विचार, असली चीज है ज्ञान। क्यों? क्योंकि ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता। और जो चीज परिवर्तित होती है, जो चीज नश्वर है, जो चीज समाप्त हो जाती है, वो जो चीज मिट जाती है, वो चीज नकली है, टेम्पररी है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से गुफा के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को छाया क्या लग रही है? असली लग रही है, जबकि छाया असली नहीं है, असली वो पेड़ है। और ये उसे तब पता चलेगा जब उस अंधेरे से, वो जो उसके अंदर ज्ञान की कमी की वजह से जो अंधेरा है, जब वो उस अंधेरे से बाहर आएगा, तब ही उसको क्या होगा? असली नॉलेज का पता चलेगा या असली ज्ञान का पता चलेगा। और जब तक वो उसी कैब में रहेगा, उसी गुफा में रहेगा, तब तक उसको वो सूरज के प्रकाश में नहीं, एक्चुअली सूरज का प्रकाश का मतलब वो ज्ञान से, उस नॉलेज से, उस विचार से है। जब तक कि वो उसमें नहीं आएगा, तब तक उसको वास्तविकता के दर्शन नहीं हो सकते। क्लियर? कोई समस्या? तो ये क्या कहता है? हम जो भी देखते हैं वो सच्चाई नहीं है, बल्कि उसकी मात्र परछाई है। समझ में आ रहा है? तो हमारे सामने जो भी है वो क्या है? सच नहीं है, उसकी क्या है? उसकी परछाई है। ये है किसका? प्लेटो का विचार का सिद्धांत, या हम कह सकते हैं प्लेटो का जो ज्ञान है, या जो हम कह सकते हैं प्रत्यय है, उसका सिद्धांत। उम्मीद है आपको प्लेटो का विचारों का या प्रत्यय का सिद्धांत समझ में आया होगा। समझ में आया तो लिखिए जय हिंद, नहीं आया तो क्या नहीं आया जल्दी से बताइए, आपके पास है 1.5 मिनट का समय। सौरभ जी को आ गया, पिंकी जी को आ गया, चंद्रा जी को आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनका जो दूसरा सिद्धांत आता है, वो सिद्धांत को कहते हैं हम आत्मा का सिद्धांत। क्या कहेंगे? आत्मा का सिद्धांत। आत्मा का सिद्धांत क्या है? कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये सिद्धांत कुछ नहीं है। समझोगे तो कुछ भी नहीं है, ना समझोगे तो बहुत दिमाग खराब होगा।
नीलम जी को आ गया, महेश जी को आ गया। देखिए आत्मा का सिद्धांत क्या है, देखिए सिंपल सी बात, प्लेटो क्या कह रहा है, प्लेटो कह रहा है जो राज्य है, जो क्या है, जो राज्य है वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं से आया है या किसी पेड़ से, किसी की जड़ों से कहीं से खोद के लाया है, ये ऐसा कहता है, ऐसा नहीं है। ये क्या कहता है कि देखिए जो व्यक्ति है, जो क्या है, व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति के अंदर क्या है, तीन प्रकार के गुण है। क्या है, तीन, जो व्यक्ति है, व्यक्ति की जो आत्मा है, उस आत्मा में क्या है, तीन प्रकार के गुण है। कितने प्रकार के, तीन प्रकार। कौन कौन से, ये कहता है कि एक तो है विवेक, आदमी के अंदर बुद्धि होती है। दूसरा कहता है, दूसरा है भावना या शौर्य, जो भी हम कहें। तीसरा है तृष्णा या इच्छा। ठीक, क्या कह रहा है ये, इसके आत्मा के सिद्धांत में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए जो व्यक्ति है उसके अंदर क्या होती है, आत्मा होती है, और जो आत्मा है उस आत्मा के कितने गुण होते हैं, तीन गुण होते हैं बेसिक से। कौन कौन से, विवेक, भावना और तृष्णा। ठीक, क्यों, जो व्यक्ति के जो गुण है, इन्हीं व्यक्ति के गुणों से राज्य बनाए, या कह सकते हैं, ये कहता है कि व्यक्ति का ही विहद रूप क्या है, राज्य है। कैसे, ये कहता है कि व्यक्ति के अंदर तीन गुण है और राज्य के अंदर भी यही तीन गुण होते हैं। जो तीन गुण व्यक्ति के अंदर है वही तीन गुण राज्य के अंदर भी होते हैं। कि देखो राज्य को क्या चाहिए होता है, राज्य को शासन करने के लिए लोग से होते हैं। एक ऐसा वर्ग चाहिए होता है जो क्या करेगा, शासन करेगा। एक ऐसा वर्ग है जो क्या करेगा, सेना के रूप में कार्य करेगा या देश की रक्षा करेगा। और एक ऐसा वर्ग है जो क्या करेगा, उत्पादन करेगा। ठीक, जहां पर भारत की वर्ण व्यवस्था में चार है, वहां पर प्लेटो का जो सिद्धांत है उसमें ये क्या कहता है कि राज्य के अंदर तीन प्रकार के समाज होंगे। कौन कौन से, एक शासक वर्ग, दूसरा सैन्य वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। क्लियर, कौन कौन सा, शासन वर्ग जो शासन करेगा, सैन्य वर्ग जो सिक्योरिटी करेगा, उत्पादक वर्ग जो क्या करेगा, जो जितने भी धन, जो प्रोडक्शन है उसमें सपोर्ट करेगा। अब ये तीन गुण कहां से आए, इन्होंने कहा कि जो आत्मा थी ना, आत्मा के तीन गुण जो थे, विवेक, ये कहता है कि जिस भी आत्मा के अंदर विवेक की प्रधानता होगी, किसकी प्रधानता होगी, विवेक की प्रधानता होगी या बुद्धिमता होगी, वो व्यक्ति आगे जाके शासन के कार्यों में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर। दूसरे क्या कहता है कि जिस आत्मा में भावनात्मक प्रधानता होगी, या जो कहते हैं कि भावनात्मक रूप से जोश वाला व्यक्ति होगा, लड़ने मरने वाला व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, समाज के अंदर जो सैन्य वर्ग है उसका संचालन करेगा या उसकी देखरेख करेगा। क्लियर। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो इन दोनों गुणों से काम नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर, जिसके अंदर तृष्णा की प्रधानता है, जिस आत्मा के अंदर, वो क्या करेंगे, उत्पादन के कार्यों में पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरीके से, जिस तरीके से व्यक्ति की आत्मा के अंदर तीन गुण थे, कौन कौन से, विवेक, भावना और तृष्णा, इन्हीं तीन रूपों से समाज के अंदर तीन वर्ग बने। कौन कौन से, शासक वर्ग, सैन्य वर्ग और उत्पादक वर्ग। और जब ये तीनों क्या करेंगे, जब ये तीनों सामंजस्य बिठाएंगे, तब क्या होगा, तब होगा न्याय। समझ आ रहा है। तो यहां देखो, न्याय का सिद्धांत हमने यहीं पढ़ लिया, यही है न्याय का सिद्धांत। समझ में आया। तो न्याय फिर देख लेंगे। बेसिकली क्या था आत्मा का सिद्धांत, कि व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति की आत्मा है, उस आत्मा में बेसिक से तीन गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं, विवेक होता है, भावना होती है और तृष्णा होती है। और इस विवेक, भावना, तृष्णा से समाज के अंदर तीन वर्गों का निर्माण होता है। एक विवेकशील वर्ग, एक सैन्य रूप से जो पावरफुल होगा वो वर्ग, और तीसरा जो उत्पादन का काम करेगा वो वर्ग। ठीक। तो इसीलिए ये क्या कहता है कि जो राज्य है, जो राज्य है वो व्यक्ति का ही विरहद रूप है, या कह सकते हैं व्यक्ति का ही बड़ा रूप क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। ये बात कौन कहता है, प्लेटो कहता है। और क्या कहता है प्लेटो, प्लेटो कहता है कि जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग अपने गुणों के अनुसार, जो उसके गुण है उसके अनुसार दायित्व जो उसको मिला हुआ है, अब जो शासन कर रहा है उसका दायित्व शासन करने का है। अगर वो अपने वर्ग, जो व्यक्ति
इसके अंदर ये प्रधानता है, और वो वर्ग शासन कर रहा है जब वो अपने कर्तव्य, जो उसको कर्तव्य दिए गए हैं, और कर्तव्य किस आधार पर निर्धारित होंगे, उसकी आत्मा में जिस गुण की प्रधानता है। और वो गुण कैसे देखेंगे, वो हम अभी शिक्षा व्यवस्था से देखेंगे कैसे निकल के आएंगे। और जब ये तीनों वर्ग अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तो समाज में किसकी स्थापना होगी, तो समाज में न्याय की स्थापना होगी। और यही इसका क्या है, आत्मा का सिद्धांत है। क्लियर? कोई समस्या, कोई प्रश्न, कोई डाउट? कोई समस्या, कोई प्रश्न, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर कोई प्रश्न, कोई डाउट होगा तो समस्या है। क्लियर? अगर समझ में आया तो लिखिए जय हिंद, नहीं आया तो आगे बढ़ते, सॉरी नहीं आया तो फिर से पढ़ते। क्लियर है? कोई समस्या, कोई प्रश्न हो तो बताओ, आप बैठे कर देता हूं। पिंकी जी को हो गया, नीलम जी को हो गया, पूजा जी को हो गया, सरवीर जी को हो गया, रश्मि जी को, चंद्रा जी को। समझ में आ रहा है ना? कोई समस्या तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनका जो अगला सिद्धांत है उसको कहा जाता है, बेसिकली कुछ नहीं है, वो छोटा सा सिद्धांत है, सद्गुण का सिद्धांत। क्या कहते हैं? सद्गुण का सिद्धांत। अगर बात करें सद्गुण के सिद्धांत की तो बेसिक से ये क्या कहता है कि व्यक्ति के अंदर 4 प्रकार के सद्गुण होते हैं। कितने प्रकार के सद्गुण होते हैं? 4 प्रकार के सद्गुण होते हैं। और जो सद्गुण होते हैं उनका निर्माण गुणों से होता है। किससे होता है? गुणों से होता है। अब जब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। ये क्या कहता है, जिसको वर्च्यू कहता है, नॉलेज कहता है, सद्गुण वही है। व्यक्ति जो आत्मा के अंदर वर्च्यू जो है, जो सद्गुण है, वो क्या होगा, इसे क्या कहता है कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान, साहस, संयम और न्याय, ये 4 क्या है, सद्गुण है। क्या है? 4 सद्गुण है। कौन कौन से? ज्ञान, ठीक है। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि सद्गुण क्या है, सद्गुण वो श्रेष्ठ नैतिक गुण है जिनके व्यवहार व्यक्ति अच्छा सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। सिंपल सी बात, सद्गुण क्या है? सद्गुण वो चीज जिसके वजह से आदमी का जीवन कैसा होगा, उसका जीवन अच्छा होगा, सुखी होगा। अब सुखी होगा ही अगर मान लिया जाए जिसके अंदर बुद्धि है, अगर वो उसी हिसाब से काम करे, जिसके अंदर शौर्य है वो उस हिसाब से काम करे, उत्पादन में हेल्प कर सकता है वो उस हिसाब से काम करे, तो उनका जो अपना इंडिविजुअल है वो भी विकास होगा। भारत की वर्तमान की समस्या क्या है? यही समस्या है कि हमको यही नहीं पता कि हमारी खूबी क्या है। मैं अपनी बात करता हूं, मैं सीबीजेड से बीएससी किया, ठीक, पीसीबी से 12th किया, बीएससी तक मुझे यही नहीं था पता कि मुझे क्या करना है। ठीक, किसी ने कहा कि पीसीबी ले ले, मैथ, किसी ने कहा पीसीएम ले ले, ठीक है ले लिया। किसी ने कहा एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर, ठीक है कर ली। किसी ने कहा एक छोड़ एमबीबीएस की क्या कर रहा, नहीं हो रहा, सीबीजेड से बीएससी कर ले, ठीक है कर लिया। वर्तमान में मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं, पॉलिटिकल का। सोचिए हमारे कहां से हम चले, कहां से, अगर हमको पहले से ही इस हिसाब से हमको पता होता कि हमारे अंदर किस चीज की गुणवत्ता है, क्या है, तो हो सकता है आज हम जो काम कर रहे हैं हम अपने गुणों को देखकर पहले से उसकी प्रिपेयरिंग करते और हम वहां तक पहुंच पाते। अब किसी के अंदर बुद्धि है नहीं, वो क्या कर रहा है, वो विवेक वाला काम कर रहा है। किसी के अंदर साहस है नहीं, वो क्या कर रहा है, वो क्षत्रिय वाले काम कर रहा है। तो इस हिसाब से जिसके अंदर जिस गुण की प्रधानता हो उस गुण का ही काम करेंगे, तब ही हमारे अंदर क्या हो सकता है, समाज के अंदर सद्भावना हो सकती है। और सद्गुण वही है जो आपको क्या करेंगे, जो आपका नैतिक जीवन अच्छा कर सकते हैं। और ये क्या कहता है कि 4 ही सद्गुण है, ज्ञान है, संयम है, साहस है और न्याय है। और ये एक चीज कहता है कि जो ज्ञान, साहस, संयम है ये सद्गुण है, और सद्गुणों का निर्माण हमेशा गुणों से होता है। और गुण किसके? आत्मा के। कौन से गुण? जो विवेक वाला गुण था उससे किसकी उत्पत्ति होती है? ज्ञान की उत्पत्ति। ठीक, भावना से क्या होगा? साहस। तृष्णा से क्या होगा? संयम। और उसके बाद क्या कहता है कि जब इन तीनों में क्या बैठेगा? सामंजस्य बैठेगा।
जब इन तीनों में क्या बैठेगा, सामंजस्य बैठेगा, तब चौथा सद्गुण निकलेगा, जिसको क्या कहेंगे, न्याय। ध्यान रखिएगा, प्लेटो का पूरा चिंतन, प्लेटो का पूरा दर्शन एक ही बात पर टिका है कि ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिससे समाज के अंदर किसकी स्थापना हो, न्याय की स्थापना हो। तो ये एक तरीके से न्याय की स्थापना के लिए सारे के सारे काम करता है। ठीक, तो ये था इसका सद्गुण का सिद्धांत। क्लियर? चलिए इसके बाद इसके आदर्श राज्य का सिद्धांत देखते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सद्गुण का सिद्धांत कुछ था नहीं, बेसिक चीज थी, छोटा सा था, आपको बताना था इसलिए मैंने आपको बताया। किसी को कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई समस्या? जल्दी बताने का बाबा, आगे बढ़ने का है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके आदर्श राज्य की। आदर्श राज्य ये कहता है कि आदर्श राज्य क्या होगा, आदर्श राज्य कौन सा होगा। तो ये कहता है कि सिंपल सी बात है कि आदर्श राज्य वो होगा जहां पर क्या होगा, जहां पर न्याय की स्थापना हो। न्याय का मतलब क्या है, जहां पर समाज के 3 वर्गों में विभाजित हो और वो तीनों वर्ग क्या कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, तो वो होगा न्याय। जहां पर क्या होगा, न्याय की स्थापना होगी, पहली चीज। दूसरा, जहां पर जो किंग होगा, किंग कैसा होगा, अपने आप में दार्शनिक, दार्शनिक बोले तो नॉलेजेबल, वही जिसके पास क्या है, वास्तविक ज्ञान है। ठीक है, जो मैंने पहले पढ़ाया था, जिसके पास क्या है, वास्तविक ज्ञान है, जिसको नॉलेज है, जो जानता है। क्योंकि जब आप देखो, ये कहता है कि जब नॉलेज होगी ना, जब आदमी दार्शनिक होगा या जब उसके पास ज्ञान होगा, तो ज्ञान को इसने ध्यान रखेगा, इसको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी इसलिए करते हैं क्योंकि इसने ज्ञान को किसके इंडिकेट किया था, नैतिकता से। ये कहता है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होगा उसके पास नैतिकता होगी, और जिसके पास नैतिकता होगी उसको ये पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत। और जिस व्यक्ति को सही और गलत की परख होगी, जिस व्यक्ति को वो किसको हो सकती है, जिसके पास ज्ञान होगा। और ऐसा ही व्यक्ति जब राजा बनेगा तो उसी व्यक्ति को क्या कहेंगे, दार्शनिक राजा। जिसको ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वही समाज को क्या कर सकता है, गाइडेंस कर सकता है। और ये सब सारी व्यवस्था कैसे आएगी, जब व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था होगी। और शिक्षा व्यवस्था होगी और साथ में क्या होगा, साम्यवाद होगा, तब जाके हमको क्या देखने को मिलेगा, एक आदर्श राज्य देखने को मिलेगा। ठीक, तो बेसिकली आदर्श राज्य क्या, आदर्श राज्य वो जहां पर न्याय की स्थापना है, आदर्श राज्य वो जहां पर दार्शनिक राजा है, आदर्श राज्य वो जहां पर तीनों वर्गों का निर्धारण शिक्षा से होगा, आदर्श राज्य वो जहां पर साम्यवाद की स्थापना होगी। साम्यवाद की स्थापना इसलिए करता है, ध्यान रखिएगा, इसका जो आदर्श राजा है उसको वो ना तो क्या रख सकता है, ना तो धन रख सकता है, किसी भी प्रकार का धन नहीं। एक तरीके से इसका आदर्श राज्य भारत का संत है। जो भारत का संत है ना, वो इसका आदर्श राज्य है, आदर्श राजा है। कैसे? क्योंकि जो भारत का संत है उसके पास ना ही धन होता है और ना ही क्या होती है, स्त्री होती है। भारत का जो संत है उसके पास क्या है, ना ही धन है और ना ही स्त्री है। ठीक है, और उस संत भारत का संत तो कैसे बना है, वो भी ज्ञान ढूंढ रहा है। और ज्ञान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो क्या होता है, ये धन और स्त्री को ये मानते हैं। और राजा का जो सबसे बड़ा समस्या होता है वो यही होता है, धन और स्त्री होती है। इसलिए इसने राजा के से और जो सैनिक है उसके जिंदगी से धन और स्त्री को हटाई दिया, क्योंकि इसने कहा कि धन और स्त्री ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके जैसे व्यक्ति क्या हो सकता है, व्यक्ति विकृत हो सकता है या उसकी बुद्धि में दिमाग खराब हो सकता है। तो उसका दिमाग खराब ना हो, किसका, राजा का, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तो उसका वो दिमाग खराब ना हो, इसलिए उसने पहले ही क्या कर दिया, धन और स्त्री को हटा दिया। अब सोचो, एक राजा जिसके पास अपना कोई धन नहीं, अपने कोई बच्चे नहीं, अपनी कोई पत्नी नहीं, तो वो किसके लिए करेगा, सारा समाज ही उसका है। एक तरीके से उसका सब कुछ है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए कुछ ना होना, वही फिलोसोफर किंग है जिसके पास, क्योंकि वो राजा है
उसके बाद किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु उसके बाद भी उसका कुछ नहीं है। एक तरीके से अगर फिलोसोफर किंग देखे ना, तो भारत में फिलोसोफर किंग किसको कहा जाता है? भारत में फिलोसोफर किंग कहा जाता है राजा जनक को। राजा जनक, राजा जनक कौन है? राजा जनक किंग के साथ साथ एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान की प्राप्ति थी, जिसको नॉलेज था। नॉलेज कौन सा? वो सत्य है, वास्तविक सत्य है। ऐसा जब राजा होगा, और जब ऐसा राजा हो जिसको वास्तविक सत्य पता हो, तो वही आदर्श राज्य होगा। तो ये, और ये कहता है कि जब ये सारी चीजें होगी तब हम कहेंगे कि हाँ भाई ये जो राज्य है ये कैसा है? आदर्श राज्य है। क्लियर? हमारे मोदी जी दार्शनिक राजा। अब देखो, मोदी जी से ज्यादा हम योगी जी को कह सकते हैं। योगी जी को हम कह सकते हैं, मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी तो फिर भी कहीं ना कहीं कपड़े, जूते, स्मार्टनेस, बहुत सारी चीजें। योगी जी को कोई धन संपदा से लेना देना ही नहीं। चलिए, क्लियर? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, अब देखते हैं कि आदर्श, एक्चुअली सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, स्लाइड में आपको यही मिलेगी। मेन चीज है कंसेप्ट समझ में आना, और कंसेप्ट कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। प्लेटो का कंसेप्ट हलवा बनाओगे तो बहुत टफ हो जाएगा, इजीली समझोगे तो मक्खन है, पता ही नहीं चलेगा कब सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए, अब प्लेटो के आदर्श राज्य समझने के लिए हम प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। तो प्लेटो क्या कहता है कि समाज में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने हेतु, अर्थात न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक वर्ग अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वाह करे। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि न्याय क्या होगा। न्याय वही होगा जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग अपने दायित्व का पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन करे, तब क्या होगा? समाज में स्थापित। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति आपको अब शायद आपके पास यहां पे नहीं है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद क्या कहता है कि भारत के विषय में बात करता है। वो कहता है कि ब्राह्मण का ज्ञान, क्षत्रिय का साहस, वैश्य की जो तृष्णा या उसकी जो भूख है, और शूद्र का समर्पण, जब ये चारों चीजें में समन्वय बैठेगा तब भारत अपने पुरुषार्थ को प्राप्त होगा। यही चीज तो ये भी कहता है, और यही तो भारत का दर्शन है। और भारत में इसको, ये क्या कह रहा है? ब्राह्मण का ज्ञान, मतलब जो ज्ञान है वो ब्राह्मण है। जब इन चीजों से का स्थापना होगी तभी आदर्श राज्य स्थापित होगा। और यही ये प्लेटो भी कहता है कि न्याय कब होगा? जब हमारे समाज के जो तीनों वर्ग है, सब, ये तो सभी वर्ग कह रहा था, इसने तीन ही वर्ग बताए हैं, और उन तीनों वर्गों में जब सामंजस्य स्थापित होगा तभी क्या होगा? न्याय होगा। ठीक है? अगर बात करें इसके जो दार्शनिक राजा की, तो क्या कहता है? तत्कालीन समाज की प्रणाली, जो वहां उस टाइम जो डेमोक्रेसी थी उसका इसने विरोध करा। साथ में जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते या राजा दर्शन का ज्ञान नहीं करते, एक इसका मानना क्या है कि जब तक राजा को दर्शन का ज्ञान ना हो, फिलॉसफी का ज्ञान ना हो, समाज चलता कैसे है, समाज की वास्तविकता क्या है, समाज की समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे होगा, जब तक उसको इन सारी चीजों की नॉलेज नहीं होगी तब तक वो राजा न्याय की स्थापना नहीं कर सकता। और जब तक वो न्याय की स्थापना नहीं कर पाएगा तब वो फिर किसी काम का राजा नहीं है। तो राजा तब ही न्याय कर सकता है जब वो खुद दार्शनिक हो, खुद फिलोसोफर हो, खुद इंटेलेक्चुअल हो, खुद उसको नॉलेज हो। ठीक? तभी वो व्यक्ति क्या हो सकता है? दार्शनिक राजा कहला सकता है या दार्शनिक राजा बन सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। दार्शनिक राजा हम प्रॉपर पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए। अभी हम आदर्श राजा में इसको थोड़ा सा देख रहे हैं। ठीक है? इसके साथ क्या कहता है? दार्शनिक राजा की विशेषता क्या होगी, कि दार्शनिक राजा कौन होगा। ये कहता है कि दार्शनिक राजा वो है जिसको ज्ञान व समय का प्रेमी हो, जिसको ज्ञान का नॉलेज हो। असली नॉलेज क्या, ज्ञान क्या है, वो जो विचार जो भी बताता है ना स्टार्टिंग में, उस विचार को वो जानता हो। दूसरा क्या कहता है? स्वार्थी ना हो। जब स्वार्थी कैसे होगा? इसने खुद ही इसको क्या कर दिया है? उसको धन से मुक्त कर दिया है और स्त्री से मुक्त खुद ही कर दिया है। और धन और स्त्री से इसलिए मुक्त करा है ताकि वो स्वार्थ से मुक्त हो, और जब वो स्वार्थ से मुक्त होगा
तभी वो दार्शनिक राजा कहलाएगा। तो दार्शनिक राजा का गुण क्या है? दार्शनिक राजा का ही ये गुण है कि वो क्या होगा? स्वार्थ रहित होगा। तो उसके पास कोई स्वार्थ की जगह, ध्यान रखिएगा, प्लेटो खुद कहता है कि राजा के पास किसी भी प्रकार का कोई सोने चांदी की वस्तु नहीं होगी, कोई स्टोर रूम नहीं होगा, अपना कोई घर नहीं होगा, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर वो धन संपदा का संचय कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें उसको स्वार्थी बनाएगी, और जैसे ही उसके अंदर स्वार्थ आ जाएगा तो उसके अंदर भी उसका दार्शनिक तत्व है, जो इतनी 50 साल की पढ़ाई करने के बाद जो उसने प्राप्त करी है वो सब की सब नष्ट हो सकती है। इसलिए वो क्या कहता है? इसलिए वो कहता है कि इसका सारा सिस्टम हटाओ, ये इसको सब हटा देता है, सिर्फ इसलिए ताकि राजा क्या हो सके? स्वार्थ से रहित हो सके, और उसको एक्चुअल ज्ञान जो एक्चुअल जो अगर वो खुद स्वार्थी होगा तो वो जनता का क्या। आज की डेट में समस्या क्या है? आज की डेट में समस्या यही है कि हमारे जो राजा है वो स्वार्थी है, उनको खुद को गद्दी चाहिए, फिर अपने बच्चे को गद्दी चाहिए। और जब राजा ही स्वार्थी नहीं होगा, तब राजा ही दार्शनिक होगा, राजा ही सन्यासी होगा, राजा ही ज्ञानी होगा, तभी आदर्श राज्य की स्थापना संभव है। ठीक, उसके बाद क्या कहता है कि जो राजा होगा, दार्शनिक राजा होगा, उनका बुद्धि और तर्क पे आधार पर निर्णय लेगा। वो इमोशनल नहीं, ये नहीं कि ये चाटुकारिता कर रहा है कोई, या कोई उसकी तारीफ कर रहा है, या कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, उस आधार पर नहीं। जो विषय आएगा उस विषय को तर्क के साथ, बुद्धि के साथ, क्योंकि वो राजा बना ही इसलिए है क्योंकि उसके अंदर बुद्धि, जो विवेक है, उसकी प्रधानता है। और जब उसके अंदर बुद्धि होगी तो वो तर्क करेगा, क्योंकि ज्ञान आता ही तर्क से है। ये सुकरात कहता है, और सुकरात का शिष्य प्लेटो कहता है, और प्लेटो अपने राजा को भी क्या कहता है कि राजा वही जो तर्क कर सके, राजा वही जिसके अंदर बुद्धि हो सके। अब ऐसा नहीं है कि राजा बुद्धि है नहीं, 4 मंत्रियों ने उसको कैप्चर कर रखा है, वो जो 4 मंत्री कह रहे हैं उन्हीं की बात सुन रहा है, तो उसका कल्याण होना तो स्वाभाविक है। इसलिए क्या कहता है कि राजा वही जो क्या करेगा? बुद्धि से काम करेगा, तर्क से काम करेगा। साथ में जो न्याय के जो सद्गुण है, कौन कौन से? मैंने कहा था ना आपको, बुद्धि, साहस और तृष्णा, इससे जो सद्गुण आए थे, उन सद्गुणों का क्या करेगा? संरक्षण करेगा। कौन? दार्शनिक राजा। साथ में शिक्षा से, ये ध्यान रखिएगा, जो भी दार्शनिक राजा आएगा, ऐसा नहीं है उसको वो कहां से आएगा, क्योंकि राजा जब मैं दार्शनिक राजा हूं, मेरे तो कोई बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को तो इसने स्त्री और धन से अलग कर दिया है, तो संपत्ति नहीं होगी। तो अगला राजा कैसे आएगा? तो अगला राजा आता है इसकी शिक्षा व्यवस्था से, एजुकेशन सिस्टम से। और एजुकेशन सिस्टम में क्या करेगा? प्रशिक्षण लेके आएगा प्रॉपर। हम अभी आप देखेंगे इसकी पहली जो है 6 से लेकर 20 तक, फिर हम देखेंगे 20 से लेकर 35 तक, फिर हम देखेंगे 35 से लेकर 50 की उम्र तक। ये क्या करता है? एजुकेशन सिस्टम को रखता है। और जो इसका दार्शनिक फिलोसोफर किंग होगा, वो ये सारी बाधाएं पूरी करके 50 साल की उम्र तक सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करके, घूम के, तर्क करके, डिस्कस करके वो ज्ञान इकट्ठा करेगा, नॉलेज इकट्ठा करेगा। जब वो उस व्यक्ति इतना नॉलेज इकट्ठा कर लेगा, 50 साल की उम्र तक पढ़ता ही रहेगा, तब जाके वो क्या होता सकता है? दार्शनिक राजा बनने के लिए क्वालिफाई हो सकता है। इतना नॉलेजेबल व्यक्ति ही क्या बन सकता है? किंग बन सकता है। और वही क्या होगा? आदर्श राजा होगा, और वही दार्शनिक राजा होगा, वही फिलोसोफर किंग होगा, और वही आदर्श राज्य की स्थापना कर सकता है। बिना दार्शनिक राजा के आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। ऐसा कौन मानता है? ऐसा श्री श्री 1008 प्लेटो जी महाराज का मानना है। क्लियर? कोई समस्या? अगला क्या है? सर्वोच्च नैतिक गुण से मुक्त होगा। उसके ऊपर जो भी नैतिक गुण है वो, क्योंकि वो उसके लिए सब नैतिक, उससे नैतिकता निकल रही है, उसके ऊपर कोई ऐसे नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो खुद ही क्या है? उसके अंदर सारे सर्वोच्च नैतिक गुण है, वो उन सब चीजों से ऊपर उठ चुका होगा। ठीक है, तो ये था हमारा दार्शनिक राजा। इसके बाद हम न्याय का सिद्धांत थोड़ा सा परंपरागत पढ़ाई लें क्या? ठीक है विद्वानों, अब हमारे पास क्या बचा? न्याय का सिद्धांत बचा, उसके एजुकेशन का सिद्धांत बचा, और उसके उपादर्श राज्य का सिद्धांत बचा, और शिक्षा का सिद्धांत बचा। ये 3 सिद्धांत बचे हैं। उम्मीद है कल हम इसको निपटा देंगे और कल हमारा प्लेटो हो जाएगा समाप्त। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, जो सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाए,
उम्मीद है आपको सिद्धांत समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लिखिए जय हिंद, अगर समझ में नहीं आए तो क्या समझ में नहीं आया ये आप मुझे बताएंगे ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। अभी तक का जो पढ़ाया क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रश्न? चलिए विद्वानों, हमें दीजिए आज्ञा, समय हो गया है अधिक। कल मिलते हैं इसी समय, ठीक है? ध्यान रखिएगा, सिलेबस की चिंता मत करिएगा, क्योंकि थिंकर ऐसे है, थिंकर अगर पढ़ाने बैठ जाओ, अगर पढ़ाते हुए मजा आ जाए तो 1.5-2 घंटे तक काम चल जाएगा, तो आप उसकी चिंता ना करें। चलिए, आज्ञा, हमें आज्ञा दे। हर हर महादेव।